हेलो दोस्तों। नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज लेकर आया हूं एक नई कहानी जिसका शीर्षक है महंगा शौक। ये कहानी महान गरीब परिवेश को दर्शाती हुई है कि किस तरह से लड़के लड़कियों ने अपनी आज़ादी का फायदा उठाना शुरू कर दिया है और अपनी जिंदगी पर चोट पहुंचाते हैं और कुछ इस तरह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं कि सिवा आंसुओं के कुछ नहीं बचता है। लड़के लड़कियों के ओयो होटल में जाने का एक सामाजिक दृष्टिकोण आज के आधुनिक समय में युवा पीढ़ी के रहन सहन और सोच में तेजी से बदलाव आ रहा है। तकनीकी प्रगति और बदलते सामाजिक परिवेश ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजी जीवन को अधिक प्राथमिकता दी है। इन्हीं बदलावों का एक उदाहरण ओयो जैसे होटलों में लड़के लड़कियों का जाना है, जो आजकल समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है। युवा पीढ़ी अपनी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप पसंद नहीं करती। वे अपनी भावनाओं और विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना चाहते हैं। ओयो होटल जैसे स्थान, जो आसानी से उपलब्ध और किफ़ायती हैं, युवाओं को अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए एक सुरक्षित जगह प्रदान करते हैं। आज के युवा परंपरागत रूढ़ियों को पीछे छोड़कर अपनी पसंद और इच्छाओं को प्राथमिकता देते हैं। यह प्रवृत्ति पारंपरिक भारतीय परिवारों में चिंता का विषय बन रही है, जहां नैतिक मूल्यों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। कई बार ऐसी जगहों का दुरुपयोग भी होता है, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ जाती हैं। समाज के एक बड़े वर्ग के लिए यह व्यवहार अस्वीकार्य है, जिससे युवा और समाज के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। यह स्वतंत्रता और समानता की दिशा में एक कदम है। कई बार ऐसे स्थान रिश्तों में विश्वास और समझ को मजबूत करने में मदद करते हैं। लड़के लड़कियों का ओयो होटल में जाना एक व्यक्तिगत निर्णय है, जो उनके अधिकार और स्वतंत्रता को दर्शाता है। लेकिन समाज में इस प्रवृत्ति को स्वीकार करने के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। परिवार, समाज और युवा पीढ़ी को मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां स्वतंत्रता और नैतिकता के बीच संतुलन स्थापित हो सके। यह बदलाव सामाजिक विकास का हिस्सा है, जिसे सही दिशा में ले जाना हम सभी की जिम्मेदारी है। एक बार एक पुरुष अपने मन को शक्ति रचित से मेरी मुलाकात कॉलेज के दिन में हुई थी। जुलाई माह था। 22 साल की उम्र में मास्टर के लिए कॉलेज में एडमिशन लेना हुआ। हफ्ते भर कॉलेज गई थी, लेकिन कोई बच्चे नहीं आते थे और क्लास भी नहीं चलती थी। तो मैंने भी फैसला किया कि अब कॉलेज नहीं जाना। तभी हफ्ते भर बाद कॉलेज से कॉल आती है कि कॉलेज में इंट्रोडक्शन सेशन होना है और इसमें सभी का आना अनिवार्य है। अब क्योंकि यह मेरा पहला कॉलेज था, इसलिए बन ठन के मैं भी चल दी कॉलेज में। बड़ी बड़ी सभी लड़के और लड़कियां अपना इंट्रो देने लगे। लड़कियां तो ठीक थी, पर लगभग सभी लड़के ऐसे लग रहे थे मानो उनमें कॉन्फिडेंस की कमी हो। अपना इंट्रो दिया। उनका कॉन्फिडेंस और ड्रेसिंग सेंस देख करके कॉलेज में मेरे पहले क्रश हो गए। मैं क्या, मेरे साथ और भी लड़कियों ने रचित को देखकर उन्हें अपना क्रश मान लिया। रचित लगभग 23-24 वर्ष का हष्ट पुष्ट नौजवान, जिसके पिता शहर के माने हुए बिजनेसमैन थे। अच्छा लंबा पूरा रचित था। उस पर उसका गोरा रंग उसका बहुत फपता था और अब मैं भी मन ही मन रचित की तरफ आकर्षित होने लगी थी। इंट्रो के बाद सभी बच्चों ने एक दूसरे से इंटरेक्शन किया और सबकी एक दूसरे से दोस्ती अच्छी हो गई। इसी तरह एक महीना बीत गया और अब सब अच्छे दोस्त थे। रचित की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए वह रोज कैंटीन में खाना खाता था। पर कैंटीन का खाना ऐसा होता जिसे देखकर खाने का मन ना करे, इसलिए मैं रचित के लिए रोज एक टिफिन ले जाने लगी। क्लास की सभी लड़के और लड़कियां मेरे मन में रचित को लेकर क्या चल रहा है इस बात से भली भांति परिचित थे, पर रचित अभी इस बात से अनजान था। मैं उम्मीद में थी कि रचित कुछ पल करे, पर उसने ऐसा नहीं किया और मुझे रहा भी नहीं गया। कॉलेज की पहले सेमेस्टर के एग्जाम के बाद ही मैंने रचित को प्रपोज किया। इस वक्त तक ज्यादातर लड़के और लड़कियां या तो अपने क्लास में या किसी और ट्रेड में अपना बॉयफ्रेंड बना चुकी थी, क्योंकि कॉलेज के समय बॉयफ्रेंड ना होना एक तरीके का सामाजिक तिरस्कार था। यह बातें सिर्फ कॉलेज में ही होती हैं। मैंने रचित को बताया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रचित ने बोला, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, पर आज तक कभी हिम्मत न जुटा पाया। रचित की यह बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे हम और करीब आते गए। कॉलेज की ट्रिप होती या दोस्तों के साथ आउट ऑफ स्टेशन जाना, रचित के साथ जाने का एक भी मौका मैं नहीं छोड़ती थी। इसी तरह हमारी पहली ट्रिप साथ में उत्तराखंड की होती है,
जहां हमें ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी और देहरादून घूमने था। हरिद्वार में घूमने के बाद हम ऋषिकेश के लिए चलते हैं। इस दौरान हम एक दूसरे कितने करीब आ जाते हैं कि हम समाज की सारी बंदिश में तोड़ना चाहते हैं। अब हमारा काफिला मसूरी पहुंच चुका था। यहाँ के रोमांटिक मौसम को देखकर मैं अपने आप को रोक न सकी और सभी दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि इस बार सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ रखेंगे। बेशक यह एक महंगा सौदा था, पर ओन्स इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, इसलिए सभी इस बात से रेडी हो जाते हैं। जब हमें अपना रूम मिलता है तो हम रात में रुकते हैं, बातें करते हैं और बातें करते करते सोने जाते हैं, लेकिन बिस्तर पर एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब आ जाते हैं कि हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो जाता है। परंतु ना मैं और ना ही रचित इस बात की तैयारी करके आए थे कि हमें ऐसा कुछ करना है। मेरे मन में डर था, कहीं मैं मां बन जाऊं। इसका केवल एक ही उपाय था, इमरजेंसी दवा लेना। अगले ही दिन तुरंत मैं मेडिकल स्टोर से यह दवा ली। मैंने नोटिस किया कि सब कुछ सही था, किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं हुई और ना ही मेरा गर्भ ठहरा। पर एक बार बंद से टूटने के बाद मुझे यह नहीं मालूम था कि शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा और तीव्र होने लगेगी। इसी के साथ हमें जब भी मौका मिलता हम इसका फायदा उठाते हैं। क्या होगा? पर खुद को तसल्ली देते हुए मैं ये सोचती, वर्तमान में जो चल रहा है उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। धीरे धीरे हमारा प्यार और गहरा होता गया और इसी के साथ साथ अब हम लोगों ने भी फैसला किया कि आगे की जिंदगी साथ बिताएंगे। हम दोनों की जॉब लगने के बाद मैंने अपने घर पर रचित के बारे में लोगों को बताया। इसके बारे में सुनते ही मना कर दिया और बोला, पापा से बोलने की हिम्मत भी मत करना, वह तुम्हें जान से भी मार सकते हैं। इसे सुनने के बाद मैं डर गई और मैं रचित को बोला कि रचित, हमारा फ्यूचर कुछ नहीं है, जितना जल्दी हो सके हमें एक दूसरे से दूर होना चाहिए। रचित ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, पर मैंने उसकी एक न सुनी, क्योंकि मुझे पता था मेरे परिवार वाले कभी नहीं मानेंगे। खैर, रचित आज मेरी जिंदगी में नहीं है, पर उनकी यादें हमेशा रहेंगे। इसके बाद मेरी शादी कुछ समय बाद एक दूसरे लड़के से होती है। शादी में सब कुछ अच्छे से बीतता है और जैसा कि भारत में नियम है, शादी होते ही लोग आशीर्वाद में पुत्रवती भव ऐसा बोलते हैं और शादी के 2-3 महीने बाद ही पूछने लगते हैं, कोई खुशखबरी है क्या? इसी तरह मेरी शादी को हुए भी 3 साल हो गए, पर अभी तक मैं गर्भवती नहीं हो पाई थी। सारे प्रयास करने के बाद हमने फैसला किया डॉक्टर को दिखाने का। डॉक्टर ने मुझे और मेरे पति दोनों का टेस्ट करने की सलाह दी। मेरे पति की रिपोर्ट तो नॉर्मल आई, पर मेरी रिपोर्ट में यह आया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर ने मेरे पति को अंदर बुलाया और उन्हें बताया कि मुझे एक बीमारी है जिसकी वजह से मैं मन नहीं बन सकती, अतः हमें आर्टिफिशियल बेबी इम्प्लांट करना होगा, जिसमें काफी ज्यादा खर्च आएगा। उसके बाद डॉक्टर मुझे अंदर बुलाती हैं और मेरे पति को बाहर भेजते हैं। अंदर आते ही उन्होंने मुझे पहला प्रश्न पूछा, क्या तुमने इमरजेंसी गर्भनिरोधक गोलियां ली है? मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। मैंने कुछ बोला नहीं, पर वह डॉक्टर थी और सब समझते थे। उन्होंने तुरंत कहा, जवानी के दिनों में तुमने जो गलती की है उसका भुगतान अब तुम्हें जिंदगी भर करना पड़ेगा। इमरजेंसी गर्भनिरोधक गोली खाने की वजह से तुम्हारी बच्चेदानी अब काम करने योग्य नहीं है, जिसमें 1-2 दिन से ज्यादा गर्भ ठहर ही नहीं सकता। इसलिए आर्टिफिशियल तरीके से तुम्हारे गर्भ में बच्चों को ठहराया जाएगा, जो कि काफी ज्यादा महंगा प्रोसीजर है। हालांकि मैं तुम्हारे पति से कुछ भी नहीं कहा है, पर तुम्हारा इस सच्चाई को जानना जरूरी है, क्योंकि यह गलती तुम्हारी है ना कि तुम्हारे पति की, और तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हें, तुम्हारे पति और तुम्हारे पूरे परिवार को मिलेगी। उसी दिन घर आने के बाद मैं खूब रोई। मुझे इस बात का एहसास था कि वर्तमान में मजा लेने के चक्कर में मैंने कितनी बड़ी भूल की थी, जिसकी सजा सभी को मिलने थी। और यह कैसी गलती थी जिसके बारे में मैं खुलकर किसी से कह भी नहीं सकती थी, और यह राज अपने दिल तक ज्यादा छुपा के भी नहीं रख सकती थी। आज कॉलेज जाने वाली लगभग हर लड़की यह काम करती है, क्योंकि आज क्यों ना ऐसा काम करें। लेकिन मेरी गुजारिश है, यदि आप ऐसा कुछ करती भी हैं तो अपने होश हवास में करिए, क्योंकि वर्तमान का मजा भविष्य की सजा बन जाता है, जैसा मेरे साथ हो रहा है।
तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद आप लोगों से यही है कि आप भी जवानी के तूफान में ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कि आने वाली जिंदगी पर बहुत ज्यादा फर्क पड़े या जिंदगी नरक हो जाए। कृपया थोड़ा सा भेद एवं संयम रखकर अपने जीवन को सफल बनाएं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।